सवालात करना चाहते हैं वो हाथ उठा लें। तो बहरहाल सवाल करने वाले को बेचैनी बहुत होती है और उसका नंबर क्योंकि 8-10 के करीब लोग तो हाथ उठा चुके हैं, तो कोई 10वें नंबर पे भी होगा तो उसे ज़रा सब्र ज़्यादा करना पड़ेगा। और मुझसे शिकायत भी उसको होगी कि तारिक भाई सबसे ले रहे हैं मुझे ही जो है नज़रअंदाज कर रहे हैं। बहरहाल मैं सबसे पहले सवाल के लिए जनाब शफीकुल्लाह इस्माइल साहब को माइक दे रहा हूँ। अच्छा, हमारा मैं सिर्फ एक सवाल करूँगा, 2-3 चीज़ें शायद आपके इजाफे की कि बिल क्लिंटन की 1995 की तकरीर के मुताबिक 2035 तक वो कहता है कि 50% अमेरिकी माशरा हो जाएगा। जी। अच्छा, दूसरी बात, हमारा जो माशरा इस वक्त है मेरे ख्याल में इस्लामी माशरा तो नहीं है, ये तो हम हिंदुस्तान से एक लेकर आए और इस्लामी माशरे में तो देवर और जेठ और भाभी और ननन मतलब उनका मिलाप हमारे यहाँ है ही नहीं। और तो ये तो इसकी भी थोड़ी सी जरा सी तशरीह होनी चाहिए कि दरअसल हमारा खानदानी माशरा किन जुज़ पर है और उसके बचाव के असबाब अभी भी कैसे हो सकते हैं। दूसरी बात, जो मीडिया है बेलगाम नहीं है, वो बेलगाम नहीं है बल्कि उसकी लगामें बहुत टाइट है। बिल क्लिंटन की तकरीर के मुताबिक वो 600 ट्रिलियन रकम खर्च कर रहे हैं इन रीजन में और वो सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स हैं, तालीम और मीडिया। देखिए, पहले तो ये है कि मैं इमरानियात का तालिब इल्म हूँ और आप सब यहाँ जो तशरीफ़ फरमा हैं वो इल्म में मुझसे बहुत आगे हैं, मैं तो तालिब इल्म हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा आपको जवाब देने की और शायद कुछ बात कर सकूँ मैं। देखिए, आपने जो इशारा किया बिल क्लिंटन का, डेफिनेटली ऐसा है, मैंने इन मौज़ूआत पे बात नहीं की और ऐसा है, और जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो भी यकीनन हो रही है, आपको अखबारात के अंदर उस तरह की चीज़ें नज़र आ जाती हैं। मैं इससे कतन इससे इनकार नहीं कर रहा, ऐसा है और हम लोग भी इसकी ज़द पे हैं, इससे इनकार नहीं है। जहाँ तक जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर, देखें आपकी बात दुरुस्त है, हमारे यहाँ इस्लामिक वो नहीं है, लेकिन हम लोग जो हमारा कल्चर है ना, ये सकाफ़ती नफूस जिसे कहते हैं ना, कई सकाफ़तें मिलकर जो एक सकाफ़त बनी हुई है, ठीक है। देवर भाभी, हमारी शादी उठा के देख लें, हमारे रस्म और रवाज उठा के देख लें, ये सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है जिसमें आपको हिंदुज़म भी नज़र आएगा, कहीं कहीं आपको इस्लाम भी नज़र आएगा, कहीं मुख्तलिफ इसके अंदर अंग्रेज़ भी नज़र आएंगे, ज़ाहिर वो भी आप हुकूमत करेंगे। तो ये एक ब्लेंड है, इसमें सारी चीज़ें शामिल हैं। इसको जहाँ तक बचाने का उन्वान है, मैं ये समझता हूँ कि देखिए, नज़रियात, अफकार और ख़यालात पे काम करने की ज़रूरत है। मतलब मिसाल के तौर पर कुरान का मिजाज है दोहराने का, सिर्फ याद दहानी के लिए। याद दहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या तुमने नहीं देखा, क्या तुमने नहीं देखा, ठीक है, और तुम किस किस ने, ये क्या है, याद दहानी। इसी तरह अगर हमारे बुज़ुर्ग, देखें बुज़ुर्ग अगर एक बुनियादी किरदार अदा करें, ये दास्तानें, किस्से, कहानियाँ, बाज़ औक़ात इसका नुकसान ये भी होता है कि बाज़ औक़ात किस्से कहानियाँ जो हैं मज़हब की सूरत अख्तियार कर लेती हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये इन किस्से कहानियों से आप बच्चों की अखलाकी तरबियत कर रहे होते हैं। अगर बच्चों पर फोकस किया जाए, उनको देखिए नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ क्या है, व्हाट टू डू और नॉट टू डू, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ है ना। अगर ये अपने बच्चों को इब्तदा से बताया जाए, तो यही बच्चे तो ख़ानदान के चश्मो चराग हैं, यही तो ख़ानदान को लेके आगे बढ़ेंगे। तो ये ख़ानदान को जोड़े, आपको ऐसे खानवादे इसी समाज में नज़र आएंगे जो कल्चर के एतबार से बहुत रिच होते हैं, उनके यहाँ बड़ा अदब व अदाब, बड़ा लिहाज नज़र आएगा। वजह इसकी क्या होती है, उनके घर के बुज़ुर्ग जो हैं वो अपना बड़ा बुनियादी किरदार अदा कर रहे होते हैं सिखाने। हमारे यहाँ तो ये सोचे कि बस बड़े हैं तो बस अब 36 फीट का फासला है बच्चों से, ये नहीं होना चाहिए। बच्चों को करीब लेके आएंगे तो बच्चे सीखेंगे ना। लेकिन हमारे यहाँ बुजुर्ग आते हैं फ़ौरन जो है वो ख़वातीन सर पर दुपट्टा रख लेते हैं, बच्चे जो इधर उधर साइड पर हो जाते हैं। मैं अपनी ज़ाती, मैं शायद गलत हूँ, लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि
अगर हम्बल हो, बुजुर्ग अगर अट्रैक्ट करें अपने बच्चों को, तो बच्चे भी कहीं नहीं जा रहे। अगर घर में ही दोस्त मिल जाए तो क्या जरूरत है बाहर जाके दोस्त बनाने की। तो बुजुर्ग बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं। अफकार, ख्यालात, हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो कलीदी किरदार अदा कर सकती हैं, मज़ीद मुस्तहकम करने के अनुमान से। बारे में एक बात मैं कहूँगा, सवाल थोड़ा मुख्तसर करें तो इसके बाद मैं वसीम फारूकी साहब से मुंतमिद हूँ कि अपना सवाल। जी, सवाल की तरफ जो हम लोग जा रहे हैं, नया माशरा हमारा, बच्चों का माशरा, तो उसकी बुनियादी वजह जो है वो कुरान और दीन से दूरी है। इसमें मैं सवाल करना चाहता हूँ, कुरान और दीन से दूरी जो है ये जब तक हम पैदा नहीं करेंगे अपने बच्चों के अंदर, नमाज जो है वो बुराई से बचाती है। हमारे मस्जिद में जाइए तो कितने लोग नमाज वहाँ पे नहीं पढ़ते, तो क्या माशरे के अंदर ये नहीं है कि ये दीन से दूरी को है, इसको कम से कम किया जाए। और जो मैं अपनी एक मिसाल देता हूँ, जब मेरे बच्चे का दाखिला हो रहा था सिटी स्कूल में, तो उसके प्रिंसिपल ने कहा कि वसीम साहब इस स्कूल में आप दाखिला ना कराइए वरना आपका बच्चा बिगड़ सकता है, ये हम कुछ कह नहीं सकते। तो फिर मैंने उसको दूसरे स्कूल में दाखिल कराया। तो कुरान से दीन से दूरी जो है ये बुनियादी वजह है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैंने गुफ्तगू का आगाज़ में अर्ज़ किया था कि जो ख़ानदान के ज़वाल है मगरिब में बिलखुसूस वो मज़हब से दूरी भी है, मैंने अर्ज़ किया। और फिर मैंने ये भी अर्ज़ किया था आपकी खिदमत में कि जो पाकिस्तान में जो इस्तेहकाम है आपके खानवादों को मगरिब के मुकाबले में, तो उसका सबब भी जो है वो मज़हब का भी किरदार है इसके अंदर, आपकी वैल्यूज़ का, मजहबी और मशरक़ी वैल्यूज़ का भी किरदार है कि जिसने ख़ानदान को बचाया। मैं तो शुरू में ये बात कह चुका हूँ, तो इसमें कोई इनकार नहीं आपकी बात से। मुझे आपने जो वजूहात बताई थी इसमें मजहब को शामिल किया था, तो पहले जावेद भाई। लेकिन बाकी मैं देखता हूँ कि काफ़ी मिलाप के साथ बहुत सी कम्युनिटियाँ आपस में मिलती हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी रह जाती हैं कि जिसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। तो इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई सिलसिला हो सकता है, ऐसा कोई माशरे में काम हो सकता है ना, कि जिसकी वजह से जैसे हमारे कम्युनिटी में जैसे हम करते हैं, तो हमारे यहाँ तलाक, जैसे आपने कहा तलाक की शरह बहुत ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ तो मैं जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ कम से कम 25 लाख रुपए मकसद जो है ना, बगैर वजह के आपने तलाक दी ना तो इसका फ़ाइन है। तो आखिर तक कोशिश करते हैं यहाँ, मकसद आप ऐसे देखें कि मेरा ख्याल है 7-7 साल से केस चल रहे हैं तो तलाक नहीं हुई, और आखिर में 7 साल बाद भी वो दोनों ख़ानदान मिल जाते हैं और वो तलाक नहीं हो पाता। देखें हुज़ूर, आपने बिल्कुल वजह फरमाया, जो कम्युनिटी सिस्टम है, देखिए ये भी इमरानियात का एक मौजू है। कम्युनिटी हम पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं। दौर जदीद में इस तरफ मुतवज्जा किया जा रहा है कि लोग कम्युनिटी की सूरत में ज़िंदगी बसर करें। सिर्फ मेमन कम्युनिटी नहीं है, मतलब अगर आप आगा खान कम्युनिटी को देखें, आप जो खोजा कम्युनिटी है, बहुत प्रॉस्पेरस हैं लोग, और उनकी कामयाबी और तरक्की, ख़ुद मेमन कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, इनकी कामयाबी और तरक्की का एक सबब ये भी है कि वो कम्युनिटी बेस्ड हैं। यानी कम्युनिटी ऐसी है कि जहाँ पर एक जगह पर एक इलाक़े में रहते हों, उनका मज़हब, उनके आइडियाज़, उनका कल्चर तकरीबन एक हो और वो शेयर करते हों। जो इस तरह से लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उनको हम कहते हैं इमरानियात में कम्युनिटी जब आप बसर करते हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि ख़ानदान के अंदर अगर बुज़ुर्ग मौजूद है तो वो तलाक़ नहीं होने देता। तो अगर आप कम्युनिटी में ज़िंदगी गुजारेंगे, तो कम्युनिटी में अगर ज़िंदगी गुजारने का मकसद तो ये कि फिर आप और ज़्यादा नज़्म व ज़ब्त के पाबंद हो गए, फिर तो आप पर कम्युनिटी का डंडा चलेगा। अगर आप कम्युनिटी से इनराफ करेंगे तो आपका जीना माहौल हो जाएगा, ठीक है। तो ख़ानदान तो उसकी एक छोटी सी शक्ल है, कम्युनिटी उसकी एक बड़ी शक्ल है, वो पूरा ख़ानदान बन जाता है फिर। और कम्युनिटी में रहने के बहुत एडवांटेजेस हैं, बल्कि हम मुकम्मल तौर पर मगरिब की जो है हम वो मजम्मत नहीं करते। जहाँ तक मेरी नॉलेज में यूनाइटेड नेशंस भी फोकस करती है कि लोग कम्युनिटी में रहना ज़िंदगी गुजारें, लेकिन वो जो अज़बियत की जो टर्मिनोलॉजी है ना, अज़बियत यानी अपने, अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसमें जुल्म नहीं होना चाहिए, जुल्म का पहलू शामिल नहीं होना चाहिए, वरना कम्युनिटी सिस्टम सबसे अच्छी चीज़ है। जी अशरफ भाई, हमारे पास कसरत उसकी लज्जत को ख़त्म कर देती है। और आजकल मैं ये देखता हूँ कि
जितनी अनवा अक़साम की चीज़ें हमारी दस्तरस में आ गई हैं हर शोबे ज़िंदगी में, तो हमारे अंदर एक उमूमी तौर पे नाशुक्रापन पैदा हो गया। हम बच्चों को कहीं खाने पे ले जाते हैं, बहुत अच्छा माहौल होता है, चीज़ होती है, बाहर निकलते हैं, गाड़ी में भी अभी नहीं बैठ रहे होते, कोई ना कोई बच्चा बोलता है बाबा नेक्स्ट टाइम वहाँ पे जाएंगे। उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाया। हम कोई किताब पढ़ते हैं, हम कोई नावल देखते हैं, हम कोई फिल्म मतलब क्या सॉरी देखते हैं। अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपना मतलब फोकस बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता। अगर मैं कोई फिल्म भी देखूंगा ना तो शायद 10 दिन के अंदर देखूंगा, 10-10 मिनट करके, और बीच से वो निकल जाती है। किताब का मामला भी ऐसी है कि पहले जो किताब एक नशिस्त में पढ़ लेते थे, तो ये जो हमारी जदीद ज़िंदगी आई है, उसने उसकी मतलब कसरत ने हमारे अंदर एक चीज़ की मतलब कि लज्जत, उसको एंजॉयमेंट करने की ख़त्म कर दी है। तो कहीं कहीं मैं महसूस करता हूँ कि यही वाला मामला मतलब मियाँ बीवी के रिश्ते में भी है। आपस में वो लोग खुश हैं, लेकिन माहौल उनके अंदर जो है वो आपस के अंदर नाशुक्रापन पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से बाज़-औक़ात मामला शायद अलग की तरफ भी चले जाता है। तो ये इत्मीनान का जो मतलब क्या लेवल है, इसको कोई मतलब पैदा करने का कोई ज़रिया अगर हो। शाहिद इकबाल साहब को दे दीजिए आप। जी, डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि अगर आप खानवादे में रहते हैं तो नफ्सियाती एतबार से जो सरबरा है खानवादे का, ख़ानदान का जो सरबरा है, उसको बहुत आगाह और बीना होना चाहिए। वो जब कोई भी लफ्ज़ जुमला मुँह से निकाल रहा है, मैं इस पर अपनी ज़िंदगी में भी बहुत फोकस करता हूँ। जब आप कोई जुमला निकाल रहे होते हैं या कोई बात कर रहे होते हैं, बच्चों से जब आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मतलब मिसाल के तौर पर, अगर आपके घर में किताबें नहीं हैं तो आपका बच्चा किताबें कैसे पढ़ेगा? अगर बाप खुद किताब नहीं पढ़ता, माँ खुद किताब से कोई दिलचस्पी नहीं है, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? आपके घर में किताबें होंगी तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर ताल्लुक़ किताब से पैदा होगा। अगर आप बच्चों के इम्तिहान में टेलीविज़न बंद नहीं कर सकते, ख़बरनामा बंद नहीं कर सकते, तो आपका बच्चे, आप उससे तवक्को क्यों करने के वो बहुत बड़ा आइंस्टाइन बनेगा बड़ा होके? हर चीज़ कुर्बानी मांगती है। तो जहाँ तक ताल्लुक़ जो मैंने आपकी गुफ्तगू से जो आइडिया लिया है वो ये है कि आप बच्चों में इंकिसार पैदा करने की बात कर रहे हैं कि भाई इक्तफ़ा करो चीज़ों पे। ठीक है, अभी एक चीज़ एंजॉय की है, फ़ौरन आप दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ गए। लेकिन हम लोग ये जुर्रत क्यों पैदा नहीं करते अपने अंदर कि भाई बेटा अभी पैसा नहीं है, इंशाल्लाह बाद में करेंगे। ये बात कहने में क्या हर्ज है? बच्चा खुद ब खुद नीचे डाउन टू अर्थ हो जाएगा। लेकिन जब आप बच्चों को सौसबाग दिखाएंगे अपनी अमीरी की है, तो बच्चे तो फिर उनकी तो एहतियाज ख़त्म नहीं होगी, तो ज़रूरत बढ़ती चली जाएगी। आप रोके ना बेटा, बस। मैं समझता हूँ कि बुज़ुर्गों को खुद जो घर का सरबरा है उसको बहुत आगाह बीना होने की ज़रूरत है। जी शाहिद इकबाल साहब, बड़ा अच्छा एहतमाम किया है। मेरा सवाल बहुत सादा सा है कि आपने मगरिब की बड़ी जो है खिंचाई की और हमारे बुजुर्गान की बड़ी तारीफ की, हमारे बुजुर्गों की, और इत्तफाक से इस महफिल में मुझ समेत बुजुर्गों की तादाद हमेशा सबसे ज़्यादा हुआ करती। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मौजूदा ख़ानदान में, पाकिस्तानी माशरे में, वहाँ तो ओल्ड होम में दाखिल कर दिया, लेकिन यहाँ अपने होम में रख कर क्या सलूक किया जा रहा है, उसके बारे में आप ज़रा गौर फरमाएं कि इन बुजुर्गान की कोई हैसियत है अपने घर में या नहीं है, या इनका देखिए जो आपने कहा ना कि समाज क्या कहेगा, यही तो वैल्यू होती है समाज की, यही तो कदर होती है, अखलाकी कदरें यही तो आपको रोक रही होती हैं किसी बुरे काम करने से। क्योंकि आप ये जानते हैं कि अगर हमने मुआशरे की इक़दार के ख़िलाफ़ कोई कदम उठाया तो हम काबिल मज़म्मत हो जाएंगे, हमारा अमल काबिल मज़म्मत हो जाएगा। तो मैंने अर्ज़ किया था कि जो ईस्टर्न वैल्यूज़ हैं वो खानवादे को जोड़े रखने में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। देखिए इसमें अगर ऐसा हो रहा है किसी घर के अंदर, तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं कसूर तो बड़ों का भी है ना। आप उनके अंदर वो कल्चर, वो सकाफ़त, वो अदब व अदाब मुंतकिल क्यों नहीं कर पाए कि वो आपके सामने मद्दे मुकाबिल खड़े हो गए। चलें ठीक है, मान लेते हैं कि आपने पूरा भरपूर किरदार अदा किया, काबिल तारीफ़, काबिल तहसीन अमल है आपका। मुआशरे का क्या कीजिए, या वो साहब जो अगर आप अपने बेटे से नाराज़ हैं, ज़ाहिर है जब शादीशुदा औलाद नहीं होती है तो उस वक्त तक तो मामला सब काबू में होता है।
जब दूसरे घर से कोई औरत आती है, कोई खातून आती है बीवी की सूरत में, तो जाहिर है वो अपनी सकाफत लेके आ रही होती हैं, तो वो अपने नज़रियात इम्पोज करने की कोशिश कर रही होती है, तो वहाँ पर तसादुम पैदा होता है। तो अगर ऐसी सूरत में कोई तसादुम पैदा हो रहा है तो अब इस पर क्या हो सकता है कि बाहिमी ताल्लुक़ से, बाहिमी हमांगी से इस मसले को हल किया जाए। बात आपकी दुरुस्त है कि मैंने इशारतन ये बात कही थी कि कहीं पर है ऐसा, मैं कतई ये नहीं कह रहा, मैंने कोई ख्वाब नहीं दिखाया। मैं भी इसी समाज में रहता हूँ, मेरा भी खानवादा है, मैं भी एक्सटेंडेड फैमिली का जो है वो परवरदा हूँ, वहीं पे मेरी नशोनुमा हुई है। मैंने देखा है कि बड़ों का अदाब क्या होता है, बच्चों से शफ़क़त से पेश कैसे आया जाता है, ये सब। हाँ, ये भी है कि बाज़ खानवादों के अंदर सूरत हाल मुख्तलिफ है, लेकिन उसके अंदर भी देखिए सिलसिला कहीं से शुरू तो हो, बिगाड़ का सिलसिला कहीं ना कहीं से तो शुरू होगा ना कोई तो उसका सिरा होगा ना। ऐसा तो नहीं कि ऊपर से कोई चीज़ नाजिल हो रही है या हम सब कुछ शैतान पर डाल रहे हैं। अगर मेरे बच्चों के अंदर अगर आप कोई ऐप देख रहे हैं तो उसमें मेरा कहीं ना कहीं कसूर तो होगा ना साहब। ये तो नहीं कि उनको सिर्फ बैरूनी दुनिया से इन्होंने नुकसान जो है वो बुरी आदतें ली हैं। बाप ने भी कोई ना कोई किरदार अदा किया होगा उसकी बुराई के अंदर, माँ से भी कुछ ना कुछ उसने बुराई ली होगी, तभी तो उसकी एक शख्सियत तश्कील पाई है ऐसी कि लोग उस पर एतराज़ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपकी बात भी दुरुस्त है और मेरी बात भी दुरुस्त है। जी इरशाद फातही साहब पहले तक चले जाएं, यानी कि मेरे जो बुजुर्ग थे, मेरे वालिदैन और फिर उनसे पहले, तो एक कॉन्सेप्ट था हमारे माशरे में कि खिलाओ सोने का निवाला लेकिन देखो शेर की निगाह से। लेकिन अब हम नस्ल नौ में ये देखते हैं, 19 सदी के बाद से देखते हैं, 30-35 साल से पहले, कि एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया है कि अपनी औलाद के साथ एक दोस्ताना रवैया रखते हुए हम माशरे में सर्वाइव करें। तो आप क्या समझते हैं कि वो जो कॉन्सेप्ट था हमारे बुजुर्गों का, शेर की निगाह वाला, वो ज़्यादा मुनासिब था इस माशरे की बेहतरीन तश्कील के लिए, या ये जो मौजूदा सिस्टम है जो हम दोस्ताना माहौल रखते हैं अपनी औलाद के साथ और हर मामले में हम उसको शरीक रखते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा इस माशरे के लिए बेहतर है? जी डॉक्टर साहब, ये दोनों सूरतें एक साथ होनी चाहिए ना। मिसाल के तौर पे आप घर में जब आएँ, मतलब घर का सरबराह जब घर में दाखिल हो तो लोग तवक्को करें, मतलब खुश हों कि आप आ गए। जब आप घर से जाएं तो लोग कहें यार, मतलब एक जिसको कहते हैं कि एक अच्छा महसूस ना करें कि आप घर से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कैफियत होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि दोस्तों की तरह रखें, बहुत ज़रूरी है। बच्चों की नफ्सियात के लिए भी बहुत ज़रूरी है, उनके साथ खेले भी, उनसे एक हद फासिल भी रखें और उनसे जुड़े भी रहें। कहाँ पर ये काम करना है ये आपकी रियलाइजेशन है, एक बात। दूसरी बात ये कि जब कोई बुरी बात हो तो बच्चों को आपके चेहरे देख के एहसास हो जाए कि आप गुस्से में, ठीक है। तो ये कैफियत पैदा करने की ज़रूरत। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने शेख सादी का जो शेर है कि बुजुर्गी ब अकलस्त न बेसाल, तवंगरी बदिलस्त न बेमाल, के बुजुर्गी अकल से होती है, उम्र के ढलने से थोड़ी आती है। इसी तरह तवंगरी दिल से होती है, माल से नहीं होती है। तो अगर आप अकल का इस्तेमाल करेंगे, आप अपने इल्म का इस्तेमाल करेंगे और बच्चों पे अप्लाई करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि खातिर खा अच्छे नताइज निकलना चाहिए। जनाब डॉक्टर इकबाल हाशमानी साहब, मेरा सवाल आज है कि आज जो फेमिनिज्म की लहर चली है वो हमारे ख़ानदान के ऊपर क्या असरात पैदा करेगी? जी, यकीनन जो फेमिनिज्म है, जो क्या कहते हैं आपका निसाइयत जिसे कहते हैं, और बुनियादी तौर पे तो इसका ताल्लुक़ किसी हद तक जो है वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से भी है, ठीक है। ख़वातीन ये महसूस करती हैं कि उनका इस्तेहसाल हो रहा है, वो सड़कों पर निकल आएँ, उन्होंने एक बयानिया तश्कील दे दिया, ठीक है। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि औरत, अगर हम 5000 और 7000 साल इंसानी मालूम तारीख़ को देखें तो कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि औरत समाजी मसाइल और उसके हुकूक़ को पामाल होती रही है और वो इस चक्की में पिसती आई है मुश्किलात की। इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा।
ये एक हकीकत। जहाँ तक नसाइयत का ताल्लुक़ है, नसाइयत अगर ख़वातीन के अंदर बेबाकी बेहयाई पैदा कर रही है तो वो तो काबिल गिरफ्त है और काबिल मजम्मत भी है। लेकिन अगर ख़वातीन अपने हुकूक की बात कर रही हैं दायरे कार में रह के, इसमें क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जो जाहिल ख़वातीन, देखिए अच्छा लिबास पहनने से, बहुत पैसा हासिल करने से आप कोई इल्म याफ्ता थोड़ी हो जाते हैं। ख़वातीन का इल्म याफ्ता को तो, अगर आप किसी के हुकूक के लिए खड़ी हुई हैं और आप आई हैं मैदान में कि हमें हुकूक चाहिए, तो कम से कम बुनियादी मालूमात तो हासिल करें, कम से कम ख़वातीन की नफ्सियात तो पढ़ें। पर एक प्लेटफॉर्म पे आपको नज़र आएंगे, लेकिन शर्त ये कि इल्म याफ्ता हो, जाहिल ना हो। जनाब निसार नलवानी साहब। डॉक्टर जाफर साहब, अपने अभी जो है जदीद तहजीब ख़ानदान का ज़वाल का पूरा तफसीली ज़िक्र किया, उसके अंदर हमने वेस्टर्न और ईस्टर्न को जो है ना आपस में जी सामने लाए। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, मुख्तसर था, कि हमने आपकी पूरी गुफ्तगू में हमने ये देखा कि हमारा जो मशरक़ी माशरा है वो बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतर। मगर मेरा तज़िया ये कहता है कि हम राशि हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, क्या कुछ हैं। हमारे किसी बुजुर्ग में से किसी ने कभी किसी को रोका नहीं कि ये रिश्वत हराम है, ये बेईमानी ना करें। तो इस पर आप कुछ अपनी इंतज़ार कीजिएगा। देखिए, मैंने ओवरऑल कुल्ली तौर पर मैंने समाज की बात नहीं की है, ठीक है ना। समाज तो एक बड़ी जामे टर्मिनोलॉजी है ना, बड़ी एक जामे है। मैंने अर्ज़ किया, मैंने समाज के एक समाजी इदारे पे बात की है, ख़ानदान के ऊपर, ठीक है। हमने सोशलाइजेशन की बात की थी आपके सामने कि वो इसका वजीफ़ा है। अगर करप्शन वगैरह हो रही है, ठीक है, ये बड़े लेवल, देखिए एक बच्चा, जो फैमिली का बुनियादी किरदार क्या है, बच्चों को सोशलाइज करना, स्कूल तक पहुँचाना, कॉलेज पहुँचाना, यूनिवर्सिटी। जब वो बाहर निकलता है तो आपका समाज जो है खूंखार दरिंदे की तरह आपका इंतज़ार कर रहा होता है। फिर आप अगर उसके मद्देमुकाबिल खड़े होंगे तो आप इनकलाबी कहलाएंगे, ठीक है। फिर आपके ख़िलाफ़ लोग खड़े हो जाएंगे। होता है जो समाज में जो या इनकलाब मिलता है उसको मुर्तदो ज़िंदीक़ का खिताब, तो भी इस कैफियत होगी। अगर आपने उसकी बात मानी तो फिर आप वाली बात सही हो जाएगी। रिश्वतखोर, हराम खोर, तमाम तर ज़मीर फरोशी आपको नज़र आएगी इस माशरे में। हम सिर्फ एक एंगल से बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे समाजी इदारा, खानवादे की बात कर रहे थे। आपने जो बात की वो पूरे समाज की बात की, तो समाज तो एक बहुत जामे टर्मिनोलॉजी है, तो उसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैं आपकी बात से कतई इनकार नहीं कर रहा। हमारा मुआशरा इस उन्वान से, इस एतबार से बहुत ज़वाल पजीर है। मगरिब में आपको, अगर आप कंपैरिजन करेंगे, मगरिब में ये चीज़ नहीं है। आप यहाँ पर पस्त हैं, वो आपसे बुलंद हैं, लेकिन खानवादे के एतबार से वो हमसे पस्त हैं, हम बुलंद हैं। ये खुलासा है। जी जनाब हनीफ आबिद साहब। अर्ज़ ये करनी थी कि आपने मगरिब को जिस अंदाज में डिफ़ाइन किया और हमारे सामने उसकी बुराइयां या वजूहात जो बयान की हैं, लेकिन एक बुनियादी चीज़ जो आपने इब्तिदा में कही थी कि वो तहजीबें डोमिनेट करती हैं जिनके माली और माशी मामलात जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, डोमिनेट करती हैं जिनके हमारे और माशी मामलात ज़वाल दूसरे अंदाज के हैं, उनके ज़वाल दूसरे अंदाज के। बिल्कुल, ज़वाल दूसरे। हम अपने ज़वाल को किस अंदाज में बेहतर कर सकते हैं, इस पर अगर रोशनी डाल दें तो बड़ी नवाजिश होगी, क्योंकि माशी तौर पर तो वही डोमिनेट कर रहे हैं और उनकी तहजीब भी आगे चलती हुई नज़र आ रही है। देखिए हनीफ भाई हमारे सीनियर हैं और बहरहाल तो मैं ये अर्ज़ करूँगा हनीफ भाई, देखें किसी भी चीज़ में इंतहा पसंदी नामुनासिब फ़ेल है, ठीक है। हम लोग अभी फराज साहब से इस मौजू पे बात भी हो रही थी, हमने बहुत सारे बयानिए बना के हमने फरार इख्तियार करने की कोशिश की है। हर चीज़ अल्लाह में डाल देते हैं, ठीक है ना, तकदीर पर डाल देते हैं, अमल से बिल्कुल आ रही है, दूर भागते हैं, ठीक है। तो ऐसे रवैयों के नताइज आते हैं, इस पे दाहियाँ लगती हैं, वो आपके सामने मौजूद हैं जो हम लोग का हाल है सब, ठीक है। मतलब हर चीज़ खुदा पर डाल दी, भाई अल्लाह की मर्ज़ी, जो अल्लाह करे। अल्लाह कह रहा है कि हरकत में बरकत है और आप कह रहे हैं कि अल्लाह करेगा,
ठीक है, तो हम लोग खुद इस्लाम से भी बेबहरा हैं इस उन्वान से। एक बात, मगरिब चर्च का इतना मुखालिफ हो गया भाई, 15वीं सदी तक तो मगरिब में तो अंधेरा था ना, लेकिन चर्च कलीसा की जो सख्तियाँ थी, जो किताबों में जो लिखा हुआ है कि उनके अल्फाज में कि जो मजालिम थे, उसने उनको मुनहरिफ किया मजहब से। तो उन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं कि आपका सेकुलरिज्म की तरफ चले गए। वो उन्होंने कहा कि जनाब स्टेट का मजहब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है, इसकी मादियत के ऊपर मादी तरक्की, उन्होंने तरक्की हासिल कर ली। हरकत में बरकत है, आपकी जो डायमेंशन, जो आपकी समत होगी, आप उसमें समत में बढ़ेंगे, आप बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, जो आप चाहेंगे आप वो कर सकेंगे। खुदा ने आपको इख्तियार दिया बंदे को, उन्होंने हासिल किया। आपने क्या किया, आप आधा तीदर आधा बटेर, ना इधर के ना उधर के। लेकिन अगर हम चाहते, हम अगर इस्लामी तालीमात पर अमल करते, भाई मैं समझता हूँ, बाखुदा मैं दिल से बात कर रहा हूँ, ये जो फ़िक्रा है, ये जो जुमला है कि हरकत में बरकत है, इतना साइंटिफिक है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि पूरी इंसान की तरक्की, उसकी नशोनुमा, उसका इर्तिका इसी जुमले पे उस्तवार है। लेकिन हमने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। हम तो बस अपनी एक, जिसको कहते हैं ना कि वो एक जुमला जॉन एलिया से मंसूब है, पता नहीं कितने सालों से, जो हमने सिर्फ जो तारीख़ के दस्तरखान पे हरामखोरी की है, तो वो हम लोग ही काम करते हैं, तो नताइज हमारे सामने। जनाब मसूद वसी साहब, रकम के अरकान ने उससे महसूस भी हुए और मुस्तफ़ीद हुए, बावजूद इसके कि बहुत अच्छी गुफ्तगू, लेकिन बीइंग समाजी कारकुन या समाजी तालिब इल्म मदरसा में हूँ, तो कुछ सवालात भी जहन में छोड़ती जा रही है आपकी गुफ्तगू। आपने जिक्र किया मगरिब के अंदर में ओल्ड एज होम्स का। यकीनन वो ओल्ड एज होम्स वहाँ जो मैंने भी देखे और आपने भी देखे होंगे और सुने भी होंगे, उनकी अहमियत या उनकी अफादियत को देखते हुए आपके गुफ्तगू के हवाले से उसके हमें मनफी पहलू कुछ नज़र आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मुझ समेत मेरे दोस्त अहबाब ऐसे इदारों के विज़िट भी करते हैं और ऐसे इदारों के क़याम के ख्वाह भी हैं और वो कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि शायद यहाँ भी इसकी ज़रूरत पेश आ रही है। तो आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे या रहनुमाई करेंगे कि इस नज़रिए को या इस नुक्ते को आप इसकी सरखोबी करेंगे, हौसला शिकनी करेंगे या हौसला अफजाई करेंगे कि ये इसकी ज़रूरत हमारे माशरे में पेश आ रही है, हमें इसकी तरफ जाना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए? देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि जो अर्बन सोसाइटी है उसके मसाइल कुछ और हैं, ठीक है ना। रूरल सोसाइटी में जो दही इलाके हैं, वहाँ तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते ओल्ड एज हाउस का, ठीक है। उनके बड़े बड़े घर होते हैं और वो अपने माँ बाप के साथ जुड़े रहना पसंद करते हैं, वो ज़्यादा मशरक़ी तहज़ीब के लम्बरदार होता है। अर्बन सोसाइटी के अंदर, शहरी इलाकों के अंदर सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, ठीक है। आपको यहाँ ये महसूस हो रहा होगा कि कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। अब उनकी सोशल सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, मैं इससे बात नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन अर्बन सोसाइटी में, मैंने अर्बन सोसाइटी का जिक्र किया था कि यहाँ पर इंफरादी ख़ानदान तश्कील पा रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ बन रही हैं, जिसकी बुनियादी वजूहात में मुआशी मुश्किलात और आपके जो रिहाइश के मामलात हैं वो मसाइल कार फरमा है। इसके पस मंज़र के अंदर छोटे घर हैं, फैमिली बढ़ रही है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपको अलग होना पड़ता है। अगर आपका खानवादा मुस्तहकम होगा, अगर आपके समाज में आपने फोकस किया खानवादों की इस्तेहकाम पर, तो फिर ओल्ड एज हाउस की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। हाँ, अगर ज़रूरत महदूद पैमाने पर होगी, जो एक कंडीशनल, बाज़ ऐसे लोग होते हैं जिनकी मजबूरी होती है। एक सिंगल आदमी है, जब उसका नौकरी ऐसी है कि वो चाहता है कि यार मैं अगर ना रहूँ यहाँ पर तो मेरे वालिद साहब या मेरी वालिदा जो हैं वो रहें, जब आए मैं उनको वापस ले आऊँ, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा राइज नहीं है अभी, इतना ज़्यादा यहाँ पर इसकी ज़रूरत पेश नहीं आ रही है। वजह इसकी यही है कि हमारे यहाँ निज़ाम, जो ख़ानदानी निज़ाम है, वो फिर भी मुस्तहकम है। जी, पहले भाई निसार परचम वाला से बहुत शुक्रिया, आपने इस तरफ देख दिया। वैसे मैं हमेशा छोटे ही हाथ उठाता हूँ, मेरा हाथ जरा मुश्किल से नजर आता है। अच्छा जनाब, मैं तो क्योंकि ख़ानदानी बात हो रही है, जदीद तहज़ीब में ख़ानदान के सवाल में एक मुशाहिदा, अपने मुशाहिदे और अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर ही बात कर रहा हूँ कि हमारी जैसी उम्र के लोग अपने बच्चों को बच्चा ही समझते हैं। ऐसा नहीं है। अब वो एक बच्चा मुझसे कहना, अब्बू अब हम 40 साल के हो गए, अब हमें अभी तक
उसी तरह नसीहत मैं अपने तजर्बे, अपनी जद्दोजहद और अपनी स्ट्रगल्स की बातें उनको बताता हूँ कि हमने इस तरह करके हम यहाँ तक आपको ला कर छोड़ा, और आपने जो शुरू किया अलिफ से शुरू नहीं किया, आपने बीच से शुरू किया। तो मेरा कहने का मकसद है हमको अपने बच्चों को बड़ा समझ लेना चाहिए। मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको बच्चा ना समझें, बड़ा ही समझना चाहिए, और उनको उनके इख्तियार दे देने चाहिए, उन अपने इख्तियारात मुंतकिल करने चाहिए। और मैं देखता हूँ अक्सर जगहों पर जहाँ पर बाप अपने कंट्रोल में रखते हैं बड़े बच्चों को भी, वहाँ पर वो बच्चे जो हैं वो थोड़े से बागी से हो जाते हैं। और उसी तजर्बे को देखते हुए मैंने ये अप्लाई किया, मैंने कहा बच्चों को शोबे बांट दिए कि सब अपने अपने शोबे में अपने आप खुद कफील हो। और मैं समझता हूँ मेरा ख़ानदान जो है ना वो किसी हद तक मुस्तहकम है। ये सवाल नहीं है, मेरा तजर्बा। अगर आप देखें कि जो इस्लामी तालीमात हैं उसमें मैंने सुन रखा है ये और पढ़ा भी है कि बच्चा 7 साल से पहले वालिदैन के लिए बादशाह होता है, यानी वो जो कहे इसके सुनो। 7 साल के बाद बच्चा 14 साल तक ग़ुलाम होता है, उसको रगड़ा दिया जाए, उससे खूब काम लिया जाए ताकि वो आदी हो जाए। फिर 14 साल के बाद बच्चा वज़ीर हो जाता है, उसको वज़ीर अपना बना लीजिए, उससे मशवरा करें। तो फिर जब आप वज़ीर बना लेंगे तो उसको अपने खुद ब खुद एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक प्रेस्टीज फील करेगा वो, और वो आपका बाजू बन जाएगा। तो ये तो तालीमात भी ऐसी है, मेरे ख्याल हमारे समाज में तो ये तालीमात है। जी बासित भाई, मेरी गुजारिश ये थी कि जो जदीद तहजीब में ख़ानदान का जो ज़वाल का मौजू पर आज आपने गुफ्तगू की, क्या मैं समझता हूँ आप ये बताएं कि क्या गुर्बत भी इसमें एक उनसर है, और दूसरा मौजूदा माशी मसाइल में जो हम गिरे हुए हैं उसका भी क्या इसमें कोई वजह है जो ये हम सूरत देख रहे हैं? जी, मुआशियात का किरदार तो बहुत नुमायाँ हर चीज़ में है। एक अरब फ़िलासफ़र, एक बड़े आलिम ने एक किताब लिखी और उसमें उन्होंने माल्थस की थ्योरी को डिस्कस किया। उसमें एक एग्जाम्पल दी उन्होंने, एक मिसाल दी, बहुत अच्छी मिसाल दी। कह लेंगे एक भूखे शख्स से पूछा गया कि 1 और 1 1 + 1 कितना होता है, तो उस भूखे शख्स ने कहा 2 रोटी। नहीं है 2 रोटी, तो सवाल जवाब तो दुरुस्त है, लेकिन रोटी का इजाफा कर दिया क्योंकि उसकी एहतियाज थी, उसकी ज़रूरत थी। तो मुआशियात का किरदार, मतलब मिसाल के तौर पर अगर बाप पैसे वाला है और उसकी एक्सटेंडेड फैमिली है और उसके बच्चे हैं और बच्चों की बीवियाँ और उनके बच्चे हैं, सब जुड़े रहते हैं। मुआशियात तो माल की अहमियत और हैसियत से तो कोई मुमकिन नहीं हो सकता, तो हर चीज़ के अंदर है। लेकिन सब कुछ यही नहीं है, ये बात भी है। आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं नजरियाती एतबार से, ये मैटर करता है। जी यूसुफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपने समाजी इदारों की बात की थी, जिसमें ख़ानदान भी था, जिसमें इल्म भी था और मुआशियात भी था, और आपने फरमाया था कि ये आपस में इंटर रिलेटेड है। अच्छा, जब आप मगरिब की बात करते हैं तो आप कहते हैं वह ख़ानदान ज़वाल पजीर है। इंटर रिलेशनशिप कुछ इनवर्स होती नज़र आती है। इल्मी एतबार से वो बहुत तरक्की याफ्ता है, साइंटिफिक एतबार से वो बहुत तरक्की याफ्ता है। हमारे यहाँ जब ख़ानदान निस्बतन मुस्तहकम है, हम क्यों फिर इन शोबों में पीछे हैं? देखें मैंने ये अर्ज़ किया था कि समाज में बहुत सारे इदारे हैं और ये इदारे एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं, इनका बाहिमी ताल्लुक़ होता है। अगर एक इदारा सही वज़ाइफ अंजाम नहीं देगा तो उसके मुज़िर असरात दूसरे इदारों पर पड़ रहे होते हैं। मगरिब में खानवादा ज़वाल पज़ीर है, लेकिन उनके जो दीगर इदारे हैं, सियासत, देखिए किसी भी समाज के अंदर अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, अदम इस्तेहकाम है, तो वहाँ पर ऐसी सूरत में, जैसे पाकिस्तान आइडियल कंडीशन है, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसने तमाम इदारों को तबाह बर्बाद किया हुआ है, परेशान करके रखा हुआ है। मईशत आपकी डूबी हुई है, तालीम का आपका बेड़ा गर्क है,
ठीक है, सियासत तो खैर मैं सियासत के जिक्र कर रहा हूँ, फैमिली ज़ाहिर इनसिक्योर फील कर रही है। अब जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है आपके मुल्क में, जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो पढ़े लिखे ज़हीन लोग हैं वो मुल्क छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। जिस दिन आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ख़त्म होगी, सियासी इस्तेहकाम आ गया, ढंग की हुकूमत आ गई, मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट आने लगेगी, ख़ानदान खानवादे मुस्तहकम होने लगेंगे, ठीक है, तो उसके असरात सब पर पड़ रहे हैं। मगरिब के अंदर सियासत स्ट्रॉन्ग है, मगरिब में तालीम स्ट्रॉन्ग है, मगरिब के अंदर मज़हब नहीं है गर्चे कि वहाँ उन्होंने मज़हब रखा ही नहीं, उनका इसलिए मज़हब का कोई किरदार ही नहीं है, तो उनके समाजी इदारों में मज़हब जो है वो सबसे कमज़ोर है, ठीक है, और दीगर जितने समाजी इदारे वो मजबूत हैं। फैमिली उनका अदम इस्तेहकाम का शिकार है, लेकिन दीगर चीज़ों ने सब कवर किया हुआ, ये भी तो है ना। लेकिन हम लोग आइडियल कंडीशन है इस उन्वान से, हमारे यहाँ फैमिली मजबूत तो हैं, लेकिन दीगर जो मसाइल सामने दरपेश हैं, एक देखिए मैं आपको बताऊँ, एक उन्वान से हम लोग बड़े जिम्मेदार हैं, हमारा खानवादा, हम लोग ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे, सही क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहे। हमने जिम्मेदारी अपनी स्कूलों पर डाल दी है कि वो तरबियत करेंगे, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप अच्छा मटेरियल भेजें हमें, आप अच्छा स्टफ भेजें तो हम उसको और अच्छा कर देंगे, लेकिन आप उसके उठा के प्ले ग्रुप में डाल देते हैं बच्चे को और स्कूल पे इन्हिसार करने लगते हैं। तो जो फैमिली है वो क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स नहीं दे रही, वही ह्यूमन रिसोर्स हर इदारे में जा रहा है, तो वो आप समझते हैं कि वो जाके अच्छा किरदार अदा करेगा। तो मैं समझता हूँ ये इंटरलिंक है। मगरिब में फैमिली ठीक है अदम इस्तेहकाम का शिकार है, लेकिन उनका बच्चा पढ़ रहा है, उनका बच्चा पढ़ रहा है, तालीम दे रहे हैं, वो एथिक्स भी दे रहे हैं कि भाई तुमने बाहर निकल के आपको बड़ा मौसम नज़र आएगा, और दीगर उन्वान से वहाँ पर इखलाकी बदहाली अपनी उरूज पर है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हमसे बहुत आगे हैं। झूठ नहीं बोलता, हमारी तो कश्ती आगे नहीं बढ़ती बगैर झूठ बोले हुए। आदतन झूठ बोलते हैं, जरूरत ना जब भी बोल रहे हैं, दोनों सूरतों में झूठ बोल रहे होते हैं, वो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, उनके यहाँ बहुत ये जो इखलाकी कदर है उनके यहाँ बुलंद है हमारे मुकाबले। इसके बाद दो सवालात रह गए हैं दो दोस्तों के, सबसे पहले कामरान भाई, इसके बाद जावेद भाई। आज के मौजूद के मुताबिक जदीद तहजीब में ख़ानदान का सवाल, जदीद तहजीब या जिसको हम मगरबी तहजीब कहते हैं, ये बेसिकली कैपिटलिस्ट सिस्टम पे खड़ी होती है, जिसका बुनियादी उसूल होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसके मुकाबले में हम जो कि हम अपनी मशरकी कदरों से, जिसमें मज़हब का बॉन्ड भी शामिल है, जुड़े होते हैं, तो हम सर्वाइवल ऑफ द राइटियस को ज़्यादा बिलीव करते हैं। हमारे जवाल का बेसिक वजह ये है हमारे ख़ानदान के जवाल की कि हमने मगरिब को अंधाधुंध फॉलो करना शुरू कर दिया है, बजाय उसके अपनी कदीम मशरकी रिवायात या जो मज़हब के बॉन्ड को हम फॉलो करें उसके मुकाबले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसा है, और लेकिन वो मजबूरी है आपकी, मगरिब को जो फॉलो करना आपकी मजबूरी है, क्योंकि मगरिब आप पे गालिब है, मगरिब दुनिया पे गालिब है। अफ्रीका के गांव देहात के अंदर भी लोग ठीक है ना, आपके यहीं पे नहीं जा रही है, जो गालिब कल्चर होता है उसको फॉलो करते हैं। मगरिब गालिब है, इक़्तिसादी एतबार से गालिब है, ठीक है। एक ज़माने में हिंदुस्तान गालिब था अपने कल्चर के एतबार से, जब हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी तो लोग यहाँ पर आते थे, इनकी चीज़ें, इनकी कदरें, इनकी इक़दार, इनका रस्म और रवाज फैल रहा था, दुनिया में असर हुआ, अरब के अंदर फैला, ठीक है। तो ये तो जो ताकतवर होता है इस एतबार से उसके रस्म और रवाज फैलता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के साथ ताल्लुक है, ये हर्बर्ट स्पेंसर का नज़रिया था जिसका मैंने अभी जिक्र किया था कि वही सर्वाइव करेगा जो ताकतवर है, जो फिट है, और मेरे ख्याल में ये हर जगह अप्लाई होता है। अगर आप फिट हैं, आपको फिट रखें ना, हर एतबार से फिट रखें, वो शख्स, वो नौजवान जो आता है जॉब के लिए, उसको राइटिंग भी आती है, उसको वो कंपोज भी कर सकता है, वो कंप्यूटर भी जानता है, वो अंग्रेज़ी भी अच्छी बोल सकता है, तो ऐसे नौजवान को जॉब ना मिलना नामुमकिन होता है, उसको हर कोई उठा लेगा मार्केट में, और वो क्वालिफाइड भी है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो बहुत ज़रूरी है, ये तो हमें बच्चों को बताना भी चाहिए। जी जावेद भाई, आज गुफ्तगू का मैं आगाज़ करूँगा एक शेर से। तगय्युर चाहती है जिंदगानी, ना हो मरना तो जीने का मजा क्या। आपके लेक्चर में सबसे अहम जो गुफ्तगू थी वो थी सोशल चेंज, समाजी तब्दीली।
तब्दीली दो तरह की होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अच्छा, एक तब्दीली कुदरत करती है वक्त के साथ, आप चाहे लाख अपने स्टैंड लें किसी बात पे अगर, लेकिन वक्त पे कुदरत जो तब्दीली लाएगी उसको आप नहीं रोक सकेंगे। दूसरी तब्दीली इंसानी या शैतानी दिमाग लेके आता है इस माशरे में। तो मेरा आपसे सवाल ये है, आपने माशाल्लाह मगरिब को खूब धोया और अपनी ईस्टर्न वैल्यूज़ की आपने वकालत की, अच्छी बात है। तो क्या इसके पीछे जो शैतानी दिमाग है, इस तब्दीली के पीछे जो नेगेटिव है, उसके बारे में आपसे सवाल करना चाहूँगा कि वो कौन सी ताकत है कि जो माशरे में कुदरत के अगेंस्ट नेगेटिव तब्दीली लाना चाहती है और चाह रही है और आ रही है, वो खुफिया हाथ। मैं चाहूँगा देख लो आपका नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल चेंज जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कौन तब्दीली लेके आना चाहता है, कौन लेके नहीं आना चाहता, सोशल चेंज को आप रोक नहीं सकते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, अगर आप बरतानिया का निज़ाम हुकूमत देखें, माजी में बादशाहत थी, आपको शायरी के अंदर बादशाह की टर्मिनोलॉजी, शाह की टर्मिनोलॉजी बड़ी मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल की जाती थी और मुस्बत तस्वर की जाती थी। लेकिन आज के दौर में बादशाहत एक मनफी इस्तिलाह है, बादशाहत मनफी इस्तिलाह है। बरतानिया की मिसाल देता हूँ आपको। बरतानिया ज़ाहिर बादशाहत वहाँ की मशहूर थी। बरतानिया क्योंकि वो सोशल साइंटिस्ट भी हैं, बहुत ज़हीन लोग हैं, तो उन्होंने क्या किया कि भाई सोशल चेंज को रोक नहीं सकते, इसको आने दिया जाए। बादशाहत को ख़त्म भी नहीं करना, उनका एक प्रेस्टीज है, कि उनकी एक तारीख़ है। उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बादशाहत को भी रखा और सोशल चेंज को आने दिया, जिसके नतीजे के अंदर पार्लियामेंट बन गई। दोनों निज़ाम लेके चल रहे हैं, क्योंकि वो चूँकि सियासी समाजी मुफक्किरीन हैं, वो ये जानते हैं कि अगर एवोल्यूशन चेंज एवोल्यूशन, अगर एवोल्यूशन को रोका तो रेवोल्यूशन आएगा। हमारे यहाँ अगर कोई गाइडलाइन मिल जाए किसी लीडर की, तो पाकिस्तान में धरा हुआ है रेवोल्यूशन, चूँकि एवोल्यूशन यहाँ पर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हुआ हुआ है, रुका हुआ है। तमाम राहें इर्तक़ा की यहाँ मसदूद हैं। आप समझे मेरी बात को? तो सोशल चेंज तो बहुत ज़रूरी है। कौन लेकर आ रहा है? मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि ये जो जुमला मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि जो डोमिनेंट होते हैं, जिनकी इक़्तिसाद मजबूत होती है, वो उनकी तरक्की जो है वो दीगर कमज़ोर माशरों में समाजी तब्दीली का सबब बन रही होती हैं। आप देख रहे होते हैं उनको, तो आप इससे कैसे बच सकते हैं? मैं ये बात नहीं कर रहा कि कोई दानिस्ता तौर पे कोई पीछे खड़ा हुआ है या वो प्लानिंग कर रहा है, मैं ये बात नहीं कर रहा। लेकिन जो ताकतवर है, वो जो तरक्की कर रहा है, उसके असरात आप पर पड़ेंगे, आप इसको रोक नहीं सकते। अगर आप अपने आप को मुस्तहकम करेंगे, मजबूत करेंगे नज़रियाती एतबार से, अपने आप को तरक्की के एतबार से, तो खुद ब खुद राहें मसदूद हो जाएंगी समाजी तब्दीली की, जो बैरूनी ममालिक से आ रही है। अगर आप खुद मुस्तहकम हैं, फिर आपकी तरक्की के असरात आप पर ही पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत तफसील से आपने गुफ्तगू की और सामीन ने भरपूर तरीके से जो है मुकालमे में सवाल जवाब में हिस्सा लिया।